तो स्टूडेंट्स डी ब्लॉक हमारा चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज हमारी चल रही थी। तो कल हम लास्ट में पिछले वीडियो में कल की क्लास में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाके स्टॉप करा था क्लास, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था कि यहाँ पे ये डी ब्लॉक की मेन बात जो है हमारे पास कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ठीक है। वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। और अब हम आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज है जो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे ये मेटल है, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी चल रही है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे रिडक्शन जो मेटल है वे सब के सब क्या बनना चाहते हैं सर, पॉजिटिव आयन बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मेटल हमारे पॉजिटिव आयन बनना चाहते हैं, तो वो कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो जितने आसानी से लॉस करेगा, ठीक है ना, जो जितने आसानी से लॉस करेगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना नहीं चाहता, ठीक है ना। जो आसानी से लॉस कर रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता। वो इलेक्ट्रॉन अपना कहीं भी दे सकता है अगर किसी को जरूरत है उस हिसाब से, या फिर कोई किसी का वो रिडक्शन करा सकता है। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया था ना, ऑक्सीकरण और अपचयन। वहां पे कहा था हमने कि अगर किसी कहीं कोई इलेक्ट्रॉन अपना निकाल रहा, ठीक है ना, मान लो कोई ए है, वहां से वो ए प्लस बन रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है हमारा, तो यूं कहते हैं कि इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। इसी तरह से कोई ये बी सी डी जो भी प्लस है, ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाए, बी बन जाए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका रिडक्शन हो रहा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, मतलब अपचयन हो रहा, ठीक है, सही। तो वही हमारा उसका ऑक्सीडेशन होना। मैंने कहा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखता हूं, या यूं कह लें कि मैं इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता, तो कैसे लूंगा, अगर सामने वाला कोई दे या फिर मैं सामने वाला का छीन लूं, ठीक ना। तो मैं लूं, मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब मेरा रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, लेकिन मैंने लिया किसी का, दूसरे का, तो दूसरे वाले का हमने कराया क्या, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मतलब हम क्या हुए, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हुए, ठीक है, ऑक्सीकारक हुए, ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला हूं, ठीक, मेरा नेचर इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है, तो इसका मतलब मैं किसी के कहूंगा कि तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, और मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो लेकिन दूसरे वाले ने एक्सेप्ट किया, उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसीलिए मैं क्या हुआ, अपचायक या फिर रिड्यूसिंग रिएजेंट, ठीक है, सही। तो इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और यूं जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसका मतलब वो सामने वाले को उतना ही बढ़िया से रिड्यूस करा सकता है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, सही। तो अगर आप कहें कि दोबारा मान लो हमारे पास दो जने हैं, ए से ए प्लस बन गए हैं, बी भी हमारे बी से बी प्लस बन गए और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ, निकल चुका, ठीक है। तो अगर फिर से इसी ए प्लस को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, मान लीजिए ये बहुत आसानी से हो गया, ठीक है, ये बहुत आसानी से हो गया, और ये बहुत क्या हुआ, मुश्किलात के साथ हुआ, ठीक। तो यूं बता दें इन दोनों में अगर ये आसानी से हुआ ऊपर वाला काम, ये काम हुआ थोड़ा मुश्किल से, बात को समझना थोड़ा डिटेल, ठीक है। तो अगर इसी ए प्लस को कहें ए प्लस, भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले और क्या ए बनाओ, कहते ए बी भैया तुम इलेक्ट्रॉन ले और बी बनाओ, यो भैया जो प्लस है इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया था आपने लिया तो न्यूट्रल बन गया, ठीक, सही। तो इसमें से कौन आसानी से लेगा, अब छोड़ो देने का तो आपने देख लिया, ये आसानी से दिया और ये बहुत मुश्किल से दिया, तो लेगा कौन, जिसने आसानी से दिया, मतलब मेरे को जरूरत ना है भाई साहब, ठीक है, मुझे जरूरत ना, ले जाओ, मैं आसानी से तुमको दे दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन दूसरे वाले ने मुश्किल से दिया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, ठीक। जब देना नहीं चाहता तभी तो मुश्किल से दिया, देना नहीं चाहता इसका तो उसको आप इलेक्ट्रॉन वापस, तो कहेगा बहुत बढ़िया भैया दे दो, हम तो पहले से ही नहीं देना चाहते थे, ठीक। तो जो आसानी से दिया वो आसानी से नहीं लेगा, ठीक, लेकिन जो मुश्किल से दिया ये बहुत आसानी से ले लेगा, इसलिए ऐसे वाले का ये वाला किसी को कम रिड्यूस कराएगा और ऊपर वाला किसी को ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा, तो कर इलेक्ट्रॉन ले जाओ भैया, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे वाले को दे दो, उसका रिडक्शन या अपचयन हो गया, बात खत्म। वही बात को यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करना जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से, ठीक है। सबकी अलग अलग वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन लेने देने की, ठीक है, उसी वैल्यू के हिसाब से हम उसे
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सही, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात होगी। आगे करा, जैसे मान लो कि हमें मेटल है, कोई मेटल, ठीक, मेटल सॉलिड है हमारा, सही। इसको मेटल को, अगर मेटल कटायन बनाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सर मेटल कटायन होगा तो हम परिभाषा यूं पढ़ते हैं कि सर कटायन कोई कैसे बनता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? सर जब हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जितनी ऊर्जा लगती है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। उसे ही क्या करते, उसके बाद क्या होता है, वो हमारा मेटल या फिर एलिमेंट क्या होता है, कटायन में या पॉजिटिव आयन में या धनात्मक आयन में बदल जाता है। ठीक है, तो फिर कैसे होता है? तो सर ये तो सॉलिड है, सॉलिड से मेटल सॉलिड कटायन तो हो नहीं सकता। क्यों? हमने कहा था किसी गैसियस एटम से, ठीक ना। जब आप आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा पढ़ेंगे तो कहेंगे कि आप किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं, या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सही। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब ये तो ना हो सके सर, तो एक काम करो, आप सॉलिड को क्या बनाओ, सबसे पहले गैस में बनवाना करा कि इसका मतलब किसी मेटल का, ठीक है, किसी मेटल का कटायन एक्वस, जलीय धातु कटायन बनाना हो, ठीक है, मतलब किसी कटायन को, किसी मेटल के धनात्मक आयन मतलब कटायन को वाटर में घोलना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल कटायन बनाना हो, जलीय विलयन ऑफ धनात्मक मेटल या धनात्मक मेटल धातु, ठीक है, तो उसे क्या करना, मेटल प्लस और ये एक्वस, ऐसा बनाने के लिए हमको 3 फॉलोइंग स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना, वो स्टेप क्या क्या है, 3 फॉलोइंग स्टेप्स में। ठीक, पहला स्टेप, हम जब जानते हैं सर मेटल से परिवर्तित किसी को प्लस बनाना है, उसे गैसियस में लाना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर से एक्वस मतलब उसी कटायन को कहा कहेंगे हम, एक्वस मतलब वाटर में भी डाला गया है। ठीक है, सही। तो उसको देखते हैं यहाँ पे, सही। पहला स्टेप कह रहा सर आप मेटल सॉलिड को बनाओ मेटल गैसियस में, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ क्या हुआ था, सब्लिमेशन। ठीक, आप पूरा प्राचीन काल में बचपन की छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड को गैस में बदलना ही क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। अब हुआ मेटल गैस। अब हम क्या करते हैं, इस मेटल गैस को मेटल कटायन में या मेटल पॉजिटिव आयन में परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिभाषा हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वही होती कि किसी गैसियस एटम को, परमाणु को क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं गैसियस वाले से। ठीक है ना, तभी तो आयनाइजेशन एनर्जी होती। सही। तो हम क्या करें, दूसरा स्टेप में क्या करा, इसी मेटल गैसियस को मेटल गैसियस कटायन में, एमजी नहीं है ये, मेटल गैसियस, ध्यान रहे कहीं आप मैग्नीशियम ना समझिए, जी फॉर गैसियस स्टेट में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल हुआ। ठीक है, सही। और फिर इसे हमने मेटल एक्वस करना है, इसी मेटल गैसियस कटायन को वाटर में ऐड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मेटल कटायन, वो भी कैसा, एक्वस। ठीक है, तो इसका मतलब इससे मेटल सॉलिड को गैसियस कटायन मेटल में बदलने के लिए 3 स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम होता है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन किसे कहते हैं, ये सब्लिमेशन आप जानते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा भी आप जानते हैं। तो हाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है, सही सही, जलीय ऊर्जा जो भी होता है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि जब किसी भी गैसियस कटायन को वाटर में डालते हैं, या फिर जब किसी कटायन को वाटर में डालते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और वो हमारा मेटल या वो हमारा एलिमेंट कटायन एक एक्वस सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या, जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है या जो एनर्जी वहां से निकलती है ऊर्जा, उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब मेटल सॉलिड से मेटल एक्वस कटायन बदलने में 3 स्टेप होंगे, जो हमारा सब्लिमेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल और हाइड्रेशन एनर्जी। और जिस भी एलिमेंट की ये तीनों एनर्जी जोड़ के दें, अगर इन तीनों एनर्जी को जोड़ के हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, यहाँ कितने भी H2 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल एनर्जी को हम जोड़ के क्या कहते हैं, डेल्टा H। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सब्लिमेशन की एनर्जी, मतलब डेल्टा H सब्लिमेशन
प्लस डेल्टा एच क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस हमारे पास क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तीनों चीजों को जोड़ के हमारी इसकी टोटल एनर्जी होती है। मतलब और एक बात और, जितना मेटल सॉलिड से हम मेटल एक्वस कटायन बनाने में जितनी एनर्जी लगती है, ये तीनों स्टेप जोड़ के ही वही एनर्जी होती है। ये एनर्जी है, सारी एनर्जी का सम, सारी एनर्जी का जोड़ हमारा क्या कहलाता है, मेटल सॉलिड से मेटल एक्वस बनाने में। चाहिए एक स्टेप में हमारे यहाँ पे जो भी XYZ जो भी हमारी, ठीक है, XYZ एनर्जी लगी, वही हमारी XYZ इन तीनों की जोड़ के ही एनर्जी होएगी। और जिसकी ये वाली एनर्जी जितनी कम होगी, ठीक है, जिसकी ये वाली एनर्जी जितनी कम होगी, इसका मतलब वो आसानी से ही क्या होगा, उस मेटल कटायन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो आसानी से मेटल धातु का धनात्मक आयन बनना चाहेगा। ठीक है, या मेटल कटायन बनना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, सही। तो इसका मतलब द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी एक या आप दो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दो भी बना सकते हैं। क्या आपने एक बार आईपी लगा, एक बार और आईपी लगा दो यहाँ पे इसी मेटल कटायन को, फिर से आईपी लगा दो तो मेटल के ऊपर दो कटायन हो जाएगा, बाकी एनर्जी निकल जाएगी। सही। तो कह रहा कि किसी भी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हमने +1 के लिए लिया। ठीक है, तो किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा एच होता है वो जितना कम होता है, ठीक है, वो उतना ही बढ़िया उसकी वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब उतना ही बढ़िया आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अगर +1 और +2 में कंपेरिजन कर ले, ठीक है, +1 और +2 में कंपेरिजन कर ले, ठीक है, इन दोनों में अगर जिसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब उसकी वही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या होगी, बढ़िया होगी। वही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमारी स्टेबल होगी। सही। उसी हिसाब से वो किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है और किसी का रिडक्शन करा सकता है। ठीक है, समझा नहीं समझे? ओके, चले ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारे जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे वेरियस या वेरिएबल ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसी हिसाब से ढेर सारे ये ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और करते भी हैं। वो हमारे ऑक्साइड कई तरह के हो सकते हैं। जिसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जिसके +2 है, 4 है, उसके पास 2 जुड़ जाएगा, 6 है तो उसके पास 3 जुड़ जाएगा, या कम ज्यादा है तो उसी हिसाब से अपना हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हमारा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, सही। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। करा कि द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपने ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे विभिन्न प्रकार के मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइडों का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इट फॉर्म वेरियस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरियस मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, सही। तो यहाँ पे जैसे करा एग्जांपल हम देखें तो सर TiO2 कामा टाइटेनियम का ऑक्साइड है, V2O5 कामा, देखिए टाइटेनियम है, ये वैनेडियम है, ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद Fe2O3 NiO ZnO। ठीक है, ये बहुत सारे Fe2O3 आप जानते हैं, ZnO। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे हमारे पास ऑक्साइड है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ये बनते हैं। जैसे टाइटेनियम है, अगर ये ऑक्साइड है, ठीक है, एक ऑक्साइड होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2। हमने कहा किसी के ऊपर अगर कंप्लीट माइनस चार्ज है पर्टिकुलर एटम के ऊपर, ठीक है, तो उसके नाम के अंत में आइड जुड़ता है। Cl- क्लोराइड, F- फ्लोराइड, Br- ब्रोमाइड। ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, जितनी इसकी औकात है, ऑक्साइड। सल्फर के ऊपर 2 माइनस, सल्फाइड। नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस, नाइट्राइड। ठीक है, सही। इस तरह से हमारे पास सब कुछ होता है आइड वाला। तो हमारे अगर ऑक्साइड है 1 पे 2 है तो 2 पे 4 माइनस हो गया, इसका मतलब टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वेनेडियम में क्या है, हमारे पास 5 ऑक्सीजन है तो इसके लिए -10, तो 2 वेनेडियम के लिए +10 होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल होगा। 1 वेनेडियम के लिए +5। सही, सही। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के लिए -6, तो 2 आयरन को मिला के +6 होना चाहिए, तो 1 आयरन का कितना, +3। शॉर्टकट ट्रिक है ना, समझे। जो कंपाउंड न्यूट्रल लिखा है इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव
और नेगेटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक का टोटल नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या का नंबर 0 होता है। सम क्या होता है हमारा 0 हो जाता है। सही। Zn के केस में ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस तो Zn के ऊपर 2 प्लस Mn2, 2 ऑक्सीजन है 1 पे 2 माइनस 2 पे 4 माइनस तो Mn के ऊपर प्लस 4। ठीक, ये सब इसके क्या हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट। सही करा कि ये और भी क्या आते हैं, मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं। मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड में क्या है हमारे पास एक कई टाइप का मेटल होगा, 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ठीक है, जैसे Mn3O4, इसमें Mn3O4 में क्या है हमारा ऑक्सीजन 4 है, इसका -8, तो 3 ऑक्सीजन में क्या है हमारा 2 ऑक्सीजन क्या है Mn +3 होता है और एक +2 होता है, +3 +2। ठीक है, ठीक ना, 2 +2 होते होंगे, 1 +3 होता है। ठीक, इस तरह से हमारे पास नहीं होगा, 2 4 3 7 हो जाए। सही, 2 3 3 और 1 2, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये होता है, इसलिए इसे मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड कहते हैं। मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिनमें हमारा एक ही मेटल हमारा 2 डिफरेंट या 2 अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट रखता हो। ठीक है, अलग तरह के ओएस रखता हो। ठीक ना, सही। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बात समझ आ रही है या नहीं, ना समझ आया करेगी तो बता दिया करें। ठीक है, आगे कह रहा कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ठीक, ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे आयन जो हमारे पास क्या हो, रंगीन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ठीक है, रंगीन आयन का ये फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, कह रहा कि ये भी जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है जिसमें या उपसंयोजक बंध, ठीक ना, जिसमें हमारे पास क्या है, एक ही तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और उसका बॉन्ड का नोटेशन ऐसे होता है, ये किसी से एक की तरफ एरो लगा दी जाती है, एक की तरफ एरो का हेड होता है, दूसरी तरफ एरो का टेल होता है। ठीक है, सही। तो उस एरो हेड टेल का मतलब इसने दिया और हेड का मतलब उसने लिया। तो ऐसे बॉन्ड के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं हमारे कलर्ड होते हैं या फिर क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, वो रंगीन कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, कह रहा कि ये लोग क्या करते हैं, इसका मतलब अगर ये लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब कोई एक देने वाला होगा, कोई एक लेने वाला होगा। इसका मतलब जो देने वाला होगा उसे डोनर कहेंगे, जो लेने वाला होगा उसे एक्सेप्टर कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब देने वाले के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, और लेने वाले के पास क्या होना चाहिए, लेने वाले के पास लो इलेक्ट्रॉन या फिर रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्योंकि भैया मैंने इलेक्ट्रॉन लेना, मैंने कोई जरूरत की सामान लेना है तो मैं उसे रखूंगी कहाँ, रखने के लिए भी तो चाहिए, हवा में तो ना रख सके हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर का नाम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स इन द सॉलिड आर सोल्यूशन। करा या तो सॉलिड कॉम्प्लेक्स बनाए या फिर वो सोल्यूशन के फॉर्म में हमारे कलर्ड या रंगीन आयन होते हैं या कलर्ड आयन होते हैं। ठीक है, सही। ठीक है, वो कैसे बनता है, कह रहा कि देख ये हमारे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड या डी ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं, इनमें क्या होता है, 2 सबसेल होता है जो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, लेकिन n-1 जो डी का सबसेल होता है ना, उसमें अक्सर हमारे पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, और उसी वैकेंट ऑर्बिटल में जो हमारा डोनर होता है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारा उसी वैकेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है और यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी कारण से वो कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, वे कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सही। वो कैसे होंगे, अगले चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, अगला चैप्टर जो हमारा उपसंयोजी यौगिक है हमारा, कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसी चैप्टर में ये सारी बातें पूरी डिटेल आपको मिलेंगी। यहाँ पे भी फिर भी जानना है तो जान लीजिए। ठीक है,
तो सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे एक्सेप्टर का काम करते हैं, मतलब वो लोग अपने में इलेक्ट्रॉन लेते हैं और दूसरा कोई ऐसा होगा, ऐसा कोई स्पीशीज, ऐसा कोई एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और ये हमारा कलर्ड कंपाउंड इस तरह से बनता है कि जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जिसमें 5 जो डी सबसेल होता है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो डी सबसेल हमारा क्या करता है, 2 पार्ट में टूट जाता है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और उसी स्प्लिटिंग के जोनों के बीच कुछ एनर्जी गैप हो जाता है और वहीं से एनर्जी गैप और हमारी क्या करता है, वहां से एनर्जी गैप क्या होती है, एक्सेप्ट करती है हमारी विजिबल रेंज की लाइट और वहां से वो कलर का करती है यहाँ से कलर मिलता है हमें, या कलर कंपाउंड में मिलता है, ठीक है। वो कैसे होता है, पहले डी ऑर्बिटल हमारा सेंट्रल मेटल एटम का जो मेटल होता है हमारा, उसका हमारे पास डी ऑर्बिटल क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, उसी स्प्लिटिंग के थ्रू हमारे पास क्या करता है, कलर मिलता है, ठीक है। वो कैसे होता है, और उसी स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो कह रहा किसी सेंट्रल मेटल केंद्रीय मेटल परमाणु का डी सबसेल या डी कोष 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और वही 2 पार्ट में स्प्लिट होने की प्रक्रिया को या दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, और जिस कारण से वो क्या होता है, कलर होता है, ठीक है, सही। ये हमारे डी ऑर्बिटल 5 जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं डी के, वो 2 ग्रुप में टूट जाते हैं, जिस कारण से हम क्या करते हैं, वहां पे कलर मिलता है। जैसे हम कहें ये डी है हमारे पास, ठीक है, ये डी 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। ये डी क्या होता है, 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है, एक 3 ऑर्बिटल और एक 2 ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरह से टूट जाता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर ये इसी कारण से ये कलर शो करता है, ठीक है, सही, ओके। क्या अच्छा ये कलर शो करता है तो 2 में टूट जाता है, यहाँ पे कोई न कोई इलेक्ट्रॉन होता है, मान लीजिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, ठीक है। फिर ये एच पाता है लाइट, सनलाइट पाता है, ये सनलाइट से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, कूद जाता है हमारा, कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में चला जाता है, ज्यादा एनर्जी वाले में, और जिस कारण से ये क्या करता है, वही एनर्जी एक्सेप्ट करके क्या करता है, कलर शो करता है, ठीक है, सही। इसको डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, कलर कंपाउंड सब का सब चीज वहां पे पढ़ना है, ठीक है, सही। यहाँ पे इसका अलग अलग नाम दिया जाता है, इसको T2G EG ऐसे से, या T2EG या T2G ऐसे बहुत सारे चीज जो है नाम दिए जाते हैं, वो आगे आएगा, ठीक है, सही। और कह रहा कि हमारे पास कुछ एनर्जी जरूरी होती है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो कह रहा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी विद इन सेम डी सबसेल इस कॉल्ड, क्या कहता है कि वही हमारा जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी डी के जो स्प्लिट हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, एक से में दूसरे वाले कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में एक्साइट करने को क्या है, वो एनर्जी एक्सेप्ट करता है विजिबल रेंज की, और उसी एनर्जी के हिसाब से इसके अलग अलग कलर होते हैं। जितने होंगे, मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हुए, D2 का केस हो गया, तो उसका कुछ और कलर दिखाएगा, उसमें कुछ और एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम जानते हैं, ये कलर कंपाउंड, इसीलिए ये कलर कंपाउंड बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर बनाते हैं, ठीक है। अगर हम फिर आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कह रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम यूं कह रहे हैं, आपको पता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे है कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में आप पढ़ चुके हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या करते हैं, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, मैग्नेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर्ड होते हैं, कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड होते हैं, मतलब डी है तो 10 होंगे, पी है तो 6 होंगे, एस है तो 2 होंगे, इस तरह से सारे ऑर्बिटल में 2-2, जैसे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 हो सकता, तो हमारे पास जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में क्या हम सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड है तो वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो डायमैग्नेटिक कहा जाएगा। अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, बहुत सारे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और उसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, सही।
ओके, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की बात कह रहा, तो पैरा मतलब अनुचुंबकीय और डाया मतलब प्रतिचुंबकीय, ठीक है। जो चुंबक मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित करे पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, जिसे अनुचुंबकीय बोलते हैं, और जो चुंबक को अट्रैक्ट ना करे उसे डाया मैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, सही। तो ये कह रहा ये डाया और पैरामैग्नेटिक दो टाइप के होते हैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक मैक्सिमम होते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एक आध होता है, बाकी मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें फुल्ली फिल्ड है, जैसे हमारे जिंक की बात करें तो जिंक में सारे के सारे डी में भी और एस में भी सबके सब में फुल हो जाता है। मान लो यहाँ 4s होता है, ठीक, ये 3d होता है, 4s में भी 2 होता है, और 3d में भी क्या होता है हमारे पास 10 हो जाता है, 2 2 4 2 6 8 10। और ये क्या कहलाता है हमारा मैग्नेट को अपनी तरफ नहीं करता, एक्सेप्ट प्रतिचुंबकीय होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं डाया मैग्नेटिक, सही, ओके, सही। और अगर आप इनके मैग्नेटिक बिहेवियर, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है। बोर मैग्नेटाइन इसकी यूनिट होती है, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं बोर मैग्नेटाइन में। इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया है कि मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n + 2 क्या bm। bm का मतलब बोर मैग्नेटाइन होता है, ये हमारा फार्मूला है, वेयर म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट और n इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आप धीरे धीरे सबके आंसर पाते चले जाएंगे। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी केस में 1 पॉइंट कुछ आएगा, 2 होगा, और ये जान लीजिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैल्यू उतनी ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा के कुछ होगा। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 पॉइंट कुछ होगा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 6 पॉइंट कुछ होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 पॉइंट कुछ होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 पॉइंट कुछ, ऐसी वैल्यू हमेशा आप आएगी। इस फार्मूले में आप रख के हमेशा वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू √n + 2 bm। ये रूट में सारी चीजें हैं, n भी और n + 2 भी, ठीक है, इतनी चीजें हमारी रूट में है और यहां से हमें आंसर मिल जाता है, सही, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे क्लास में हम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स करेंगे और कैटालिटिक प्रॉपर्टी और सारी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं हमें, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई चीज पूछना है, ठीक है, सारी चीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर एंड आउट।